गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा 4th चैप्टर के अंतर्गत तालिका जो पेज नंबर 48 और 49 पर दी हुई थी, कल अध्ययन किया गया था। उसमें हमने मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत जो शासक थे, वंशावली थी उनके द्वारा उनका जीवन काल, मतलब कितने समय तक वो शासक रहे थे और शासन किया था, और इसके अलावा उनके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो, चाहे वो अन्य जानकारी हो, उसका अध्ययन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 50 अपना निकाल लीजिए अपनी किताब के अंदर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ऊपर एक मैप बना हुआ है। इस मैप के अंतर्गत जो मानचित्र बना हुआ है, इसमें अकबर का शासन बताया गया है। 1605 ईस्वी के अंदर ये मैप का निर्माण किया गया था। ये 1605 के अकबर के शासन से रिलेटिव मैप है। देखो बेटा, यहाँ पर आपके काबुल, कांधार, श्रीनगर, कश्मीर, जो हमारा उत्तर भारत के अंदर ऊपर का एरिया है, उन सब पर इनका अधिकार था। यह अकबर का शासन था। फिर पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अंबर, मथुरा, अजमेर, सिंध, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, मालवा, पटना, बंगाल, गोंडवाना, उड़ीसा और दक्षिण भारत के अंदर भी इनका शासन स्थापित होने लग गया था। लेकिन ये जो दक्षिण भारत की जो विजय थी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन सब पर जो शासन था वो आपके औरंगजेब के शासनकाल के अंदर 1685, 1687 उस समय के आसपास का आधिपत्य हो पाया था। इस मैप के नीचे एक और जानकारी दे रखी है हमारे को, राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ। राजपूतों के साथ मुग़लों ने अपने वैवाहिक संबंध बनाए थे और अपने साम्राज्य को भारत में सुदृढ़ करने के अंदर भूमिका निभाई थी। पढ़ें, इसमें क्या दे रखा है। राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ। जहांगीर का आपने पढ़ा था ना, अकबर का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था। खुर्रम, जिसे सलीम किस नाम से जाना जाता था, हमने पढ़ा था ना इसके अंतर्गत। जहांगीर जो अकबर का पुत्र था, उसकी माँ कछवा वंश की राजकुमारी थी। कछवा वंश का शासन जो था ना, वो अपने जयपुर में था, या आमेर में कछवा वंश की जो राजकुमारी थी, उनसे उसकी शादी हुई थी अकबर की, और जहांगीर उनका पुत्र था। वह अंबर, वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। फिर जहांगीर का पुत्र जो शाहजहाँ था, वो भी एक राठौड़ राजकुमारी ही थी, जो मारवाड़, जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इस तरह से इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ बनाए थे, जिससे इनके साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान हुई थी और सैन्य समर्थन प्राप्त हुआ था। अब हम पढ़ते हैं उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार। मुग़लों के अंदर जो उत्तराधिकार के नियम थे, वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मतलब परिवार, बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ये नोट कर लेना बेटा लाइन। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। और ज्येष्ठाधिकार क्या होता है? पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, या उसका उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र होता है, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ये लाइन भी नोट कर लेना बेटा। उनके द्वारा जो प्रथा उत्तराधिकार के अंदर अपनाई गई थी, वो थी सहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपने जो तालिका पढ़ी थी ना अभी पीछे वाले पेजों में, कल के लेक्चर में, उसमें भी आपने देखा था कि ये जो थे पुत्र आपस में लड़ते थे, और लड़कर जो इनमें विजय होता था, वो अन्य भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठ जाता था। मतलब इसमें बड़ा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं होता था, बल्कि सभी में संपत्ति बराबर बांट दी जाती थी,
और अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए एक उन सब भाइयों में विजयी होता था और वो संपूर्ण सत्ता पर आधिपत्य कर लेता था। और ये जो परंपरा थी ये ज्येष्ठाधिकार के नियम के विरुद्ध थी। इसके अंदर आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार का या सैदायात का? दो तरीकों से उत्तराधिकार प्राप्त होता है, एक तो होता है ज्येष्ठाधिकार से और दूसरा होता है सैदायात से। दोनों के नाम लिख लेना बेटा, दोनों की परिभाषा लिख देना। ज्येष्ठाधिकार जिसमें पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को गद्दी का अधिकार मिलता है, और सैदायात जिसमें पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से संपत्ति का बंटवारा हो जाता है और वे आपस में लड़ते रहते हैं। कोई एक विजय प्राप्त करके संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लेता है, ये सैदायात है। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, आपकी नज़रों में कौन सा सही है तरीका? ज्येष्ठाधिकार का तरीका ही ज़्यादा बेटर होता मुग़ल साम्राज्य के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो बड़ा पुत्र होता है यदि वो एक गद्दी पर बैठ जाता तो सभी भाई मिलजुल कर संपूर्ण शासन प्रशासन को चला सकते थे और सब अच्छे अच्छे पदों पर रहकर अपने बड़े भाई को सहयोग दे सकते थे। लेकिन आपस में भिड़ने के कारण जो विजयी भाई होता था वो अपने अन्य भाइयों को मरवा देता था। इससे भी उनमें आपस में मनमुटाव और विद्रोह की बीज घर में ही पनप जाते थे। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, ये दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत। मुगल साम्राज्य, पहले तो अपन ने उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 को ध्यान से देखें, फिर से आप अपनी उसी तालिका को देखो। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए थे जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मुग़ल चाहे अकबर हो, चाहे आपके औरंगजेब हो, चाहे शाहजहाँ हो, जहांगीर हो, सभी के द्वारा उन शासकों से लगातार युद्ध किए गए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से ही उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुग़ल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त किए थे, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया था। देखो, राजपूत ना जो जातियाँ थी वो कई वंशों में थी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, फिर इसके अलावा ना शेखावाटी, कई घराने थे हमारे राजपूत शासकों के। उन घरानों में कई घराने तो मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में सहयोगी हो गए थे और अपनी पुत्रियों का विवाह करके उन्होंने मुग़ल दरबार में अच्छे पद और सम्मान पाया था। लेकिन कुछ जो हमारे राजपूत शासक थे उन्होंने मुग़लों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था और उनका मुग़ल सत्ता का वो विरोध करते रहे थे। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। ये सिसोदिया राजपूत, आप महाराणा प्रताप का नाम सुना हुआ है आपने। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के ही शासक थे जिन्होंने लंबे समय तक अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया था और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया था। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। देखो, हमारे देश के अंदर 12वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल मुग़ल शासन के पूर्व तक कई वंशों ने शासन किया। तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश। लेकिन उनका काल किसी का 50 वर्ष, किसी का 70 वर्ष, किसी का 100 वर्ष रहा, इससे ज़्यादा किसी का भी नहीं रहा। तो इसका मुख्य कारण, लेकिन मुग़ल शासन जो था उसने 250-300 वर्षों तक भारत में शासन किया था। तो इसकी वजह क्या थी कि वो जो थे वो सामने वाले हारे हुए शासक के साथ पराजितों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, उसे अपमानित नहीं करते थे, बल्कि उनकी जागीरें उन्हें वापस करके उनका सम्मान करते थे, जिससे उनके अच्छे संबंध बने
और उन्होंने उन्हें हमेशा सहयोग प्रदान किया या मुगलों को सदैव सहयोग की प्राप्ति होती रही। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, क्योंकि ये ना देखो अकबर ने को सहयोग मिला, शाहजहाँ को मिला, जहांगीर को मिला, लेकिन औरंगजेब की नीतियों के कारण इन लोगों ने सहयोग करना बंद कर दिया और मुगल साम्राज्य पतन की ओर चल दिया। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर से तालिका 1 को देखें, गौर करें। जब शिवाजी मुगल सत्ता को स्वीकार करने आए थे तो औरंगजेब ने उसका अपमान किया था, और इस अपमान का परिणाम क्या निकला कि मराठे उनके खिलाफ हो गए थे। अब हम बेटा तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार कौन होते थे, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे, फिर उनके क्या क्या अधिकार और कार्य होते थे उसका हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया था। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे या तुरानी थे, मतलब जहाँ से ये लोग आए थे ना उसी एरिए के होते थे। लेकिन इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को धीरे धीरे सम्मिलित कर लिया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। बेटा ये लाइन नोट कर लो, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को क्या कहा गया, मनसबदार कहा गया। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। ये लाइन भी लिख लेना मनसबदार के साथ। यह मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। मनसबदार क्या थी, एक प्रकार का सिस्टम था जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद मतलब पोस्ट, पोस्ट के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी, और सैलरी के साथ साथ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, सैन्य उत्तरदायित्व होते थे, वो सब भी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात किसे कहते हैं, जात जैसे है ना सैन्य बल के आधार पर निर्धारित होती थी कि इतनी सेना वो रख सकते हैं, जिसमें इतने घोड़े, हाथी और पैदल और इस तरह से जो होते थे ना इनकी सैन्य बल, उसके आधार पर जात का निर्धारण होता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात, अभिजात से मतलब मनसबदार से ही है, अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ये घुड़सवारों के बारे में कि मतलब उनके सैन्य बल में कितने घोड़े या घुड़सवार होंगे, ये किसके आधार पर निर्धारित होता था, सैन्य उत्तरदायित्वों के आधार पर कि किस एरिया के अंदर उन्हें युद्ध या अपनी सेना का प्रयोग करना है, उसके आधार पर उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी कराते थे। पंजीकरण कहते हैं बेटा रजिस्ट्रेशन को। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था, सैनिकों को वेतन प्राप्त होता था। फिर है आपके साइड में बच्चों एक जात की श्रेणियां दे रखी है। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा जो था 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 मतलब 79 हो गई थी। क्या इसका अर्थ है कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? देखो अकबर जो था ना वो दूसरी सोच का व्यक्ति था। वो 5000 जात के मनसबदारों को, अभिजातों को बहुत अधिक वेतन देता था जिससे वो संतुष्ट रहते थे। और ये जो औरंगजेब था इसने 5000 जात वाले मनसब वो तो बना ली, लेकिन मुख्य रूप से उसके द्वारा सैलरी कम दी गई, तो ऐसी स्थिति में वो उसके खिलाफ हो गए थे। आगे बढ़ते हैं अपन। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में प्राप्त करते थे जिसे जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान होती थी। परंतु
परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे। मतलब मनसबदारों को जिस जगह की जागीर प्राप्त होती थी वो वहाँ पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास तो अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का ही अधिकार होता था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत होते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था। मतलब अकबर ने हर चीज़ का हिसाब किताब रखा था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर ही रही। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकते हैं कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। देखो यहाँ पर सामने एक चित्र, दो चित्र बने हुए, एक ऊपर है और दूसरा नीचे है। चित्र जो ऊपर वाला है 5वां नंबर का चित्र है इस चैप्टर का। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर गया हुआ है। देखो कितने सारे शस्त्रों के साथ जा रहा है वो, उस चीज़ को बताया गया है। मतलब और दूसरे चित्र में शाहजहाँ के राजकाल में एक लघु चित्र के ब्यौरे हैं। यहाँ जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। इसके अंदर भी 2 चित्र हैं बेटा। छठे चित्र में, पहले चित्र में तो भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है और दूसरे देखो जिसके हाथ में डंडा है ना वो ले रहा है रिश्वत, और जो दूसरी साइड खड़ा हुआ है वो उसको एक पोटली सी पकड़ा रहा है। और दूसरे चित्र में एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए, एक तो ज़मीन पे पड़ा हुआ है किसान और दूसरे को वो मार रहा है, वो हाथ जोड़कर खड़ा है। हम आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। कल हमारा नेक्स्ट आगे का चैप्टर हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।